एक तासुर आपके हवाले से ये भी है कि आप जमात इस्लामी के बहुत करीब हैं। मुनाफ़िक़त का भी कोई शौक़ और मुझे वो नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं नहीं, मेरा कोई फ़िक्री तौर पर बिल्कुल मैं सैयद मौदूदी है जमात इस्लामी की बहुत सारी पॉलिसीज़ से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। आपने तो इस चीज़ को डिनाई किया था कि मैं अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहता था। आप तो ये कह रहे थे कि पासपोर्ट तो था ही नहीं, तो मैं अफ़गानिस्तान कैसे जाता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, फ़ैसला मेरा ही था। हाँ, ये ज़रूर था, मैंने उनसे कहा यार पासपोर्ट कागज़ कुछ भी नहीं है, वो तो वीज़ा। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं है कि बॉर्डर पर आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा लेना पड़ता है, उससे जी, इतना टाइम तो नहीं होता। हाँ। तो वो मेरा अपना ही फ़ैसला था। अफ़गान तो महाजिरीन कहते के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाए कि इज़्ज़त से भेजा जाए या ज़बरदस्ती भेजा जाए? 40 साल का एक अरसा गुज़र चुका है, तो वो अब उनको जाना चाहिए वापस। हाँ, बस जाने का जो रास्ता है वो बाइज़्ज़त हो, ताकि नफ़रतों के साथ ना जाए। आप तो कह रहे थे जिलानी की हुकूमत से बहुत फ़ायदा होगा शाम को, वो इसराइल को कबूल करने जा रहा है बकौल अमेरिकन रिपब्लिकन के। ये क्या है फिर? इसमें कोई शक नहीं कि अब वो वहाँ आने के बाद बहुत सारे मुआहदे भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, और ये इत्तलात भी आई थी। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, बेशक, ये सब बेशक, कनेक्टेड है। बेशक। तो वो इनके बारे में कहता है कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। यमनी हूसी जो है, जी। अभी तक मज़ामत कर रहा है, उनके ऊपर अमेरिका हमले कर रहा है। अब मैं उठकर बोलूँ नहीं नहीं कुछ नहीं, तो वो जो हमारे इस्लामी ममालिक है उन्होंने क्या अबू मोहम्मद जिलानी का जो पहले की जो इनकी जिहादी सरगर्मियाँ थीं, वो आप उसको गलत समझते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी थोड़ा-सा अपने आप को मॉडरेट किया, वो सही था फिर उनका पॉइंट? देखिए, मेरा सही या गलत समझना वो तो एक अलग पहलू है ना, मैं तो उस पे बात नहीं कर रहा, मैं तो उस आदमी की जर्नी पे बात कर सकता हूँ। हिज़्बुल्लाह इसराइल के ख़िलाफ़ भी लड़ती है और उसने एक बड़ी कुर्बानी भी दी, उसका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया ना, लीडरशिप उसकी मारी पाकिस्तान गई। के अंदर तो है। यानी बहुत एक उसने वो फेस किया और उसने कुर्बानी दी है। यानी अगर कोई आदमी ये बात करता है, ये एक बहुत हमारे जो सुन्नी एलिमेंट है इसके साथ बात की जाती है, ईरान कुछ नहीं मिला हुआ है, वो हिज़्बुल्लाह भी मिली हुई है, ये जो है ना बुलशिट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। ये जो ये बात है ना, देखें, ये हमारा वो फ़िरक़ा वाराना ताज्जुब होता है जो कि सही बात सही, को भी मैं मानने से मुत्तफ़िक़ इनकार हूँ आपसे, करता है। मुत्तफ़िक़ इस तो बात। ईरान की जहाँ तक इसी के तसलसल में बात है कि फ़िलिस्तीन के हवाले से उसका मौक़िफ़, ये चीज़ें कई इस्लामी ममालिक से बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, तज़मीन जावेद के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल से मैं हाज़िर हूँ और बहुत हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और आप उनके तबसरे पढ़ते हैं फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर, एक्स अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे। बहुत से हवालों से एक मुतनाज़िर शख्सियत भी है और पसंदीदा शख्सियत भी है। मुतनाज़िर भी हैं, बहुत से लोग इनको नापसंद भी करते हैं। शुरू में मैं भी इनके क्रिटिक्स में होता था, जो बात है कहना चाहिए, लेकिन इनके अखलाक ने, इनकी गुफ्तगू ने और इनकी बहुत सी बातों ने इनका मेरा मतलब दिल जीता और फिर मैंने इनसे अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाया। मेरे प्रोग्राम्स में भी आते हैं ये फ्रंट लाइन के और बहुत ही अच्छा अच्छा कहना तो इनके लिए जैसे ये सूरज को चिराग दिखाना हो। मतलब ये कि बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू फरमाते हैं, बहुत से हवालों से सिक्योरिटी के मामलात को समझते हैं, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स की चीज़ों को बहुत बारीक-बीनी से समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के क्या मामलात हैं उसको समझते हैं। कराची में रहते हैं लेकिन कबायली इलाकों की सियासत के बारे में इनको बहुत मालूम है चीज़ों के हवाले से। ज़ाहिर बात है ट्रैवलिंग भी इसका एक हिस्सा है और इनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। एक बहुत ही रिनाउंड रिपोर्टर है, एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर टेलीविज़न चैनल के लिए काम करते हैं। तो ये आज हम एक पॉडकास्ट सजा रहे हैं फैज़ुल्लाह खान साहब के साथ, जो कि मेरे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा है और हमारे इंशाल्लाह क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव पे भी आप इसको देख सकेंगे और हमारी दरख्वास्त ये होगी कि हमारा साथ दें, ताउन दें और उसको फैलाएँ। तो बहुत शुक्रिया फैज़ुल्लाह साहब, सबसे पहले आपने अपना बहुत कीमती वक़्त निकाल के हमें जॉइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो नहीं, नहीं, मच। बहुत शुक्रिया आपका। ख़ैर क्या कीमती वक़्त, आपने तो इतनी सारी बातें कर दी। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, एक बिल्कुल आम सा सहाफ़ी हूँ। कुछ तनाज़ात जुड़ जाते हैं, विचाप होते हैं, जब आप लिखते हैं, बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर ज़रूरी नहीं कि हर एक उससे इत्तेफ़ाक करे, तो इख्तिलाफ़ भी होता है, बस इतनी सी बात। अच्छा फैज़ुल्लाह भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, सहाफ़त का आगाज़ कैसे किया आपने? आप कोई पैराशूटर हैं या बाय चांस रिपोर्टर बन गए या किसी ने आपको पुश किया? आपकी तालीम इसमें है, क्या है आप? तज़मीन भाई, इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि मेरी सहाफ़त में एक किरदार तो ये था कि चूँकि बचपन से घर में अखबार, रसाइल, जराइद आते थे और किताबें मौजूद थीं, तो एक ये कनेक्टिविटी थी। लेकिन असल किरदार अगर किसी ने अदा किया था, वो कराची पुलिस ने अदा किया है। अच्छा, हाँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो वो होता ये था कि 90s में आपको याद होगा कि 13 डी एक केस था बड़ा ख़तरनाक सा, जो कराची में ऑपरेशन हो रहा था ना इनकेम वगैरह के ख़िलाफ़। हुँ, तो उसमें होता ये था कि जहाँ पुलिस वाले किसी को रोकते थे तो कहते थे 13 डी का पर्चा कर देंगे। तो हम बाइक चलाने का शौक होता था, डबल सवारी की पाबंदी होती थी। तो कभी अकेले या कभी एक बार तो ख़ैर मैं अकेले ही जा रहा था बाइक पे, मैट्रिक वैट्रिक किया हुआ था, मुझे ये पुलिस ने रोक लिया। अब जब पुलिस ने रोक लिया तो उनका पता तो उनको भी होता है कि यार कौन जो है ना काम लगाने वाला है और कौन आम आदमी है। तो उन्होंने मुझे रोका और तलाशी-वलाशी ये वो, फिर कहा कि जो है ना केस बनेगा, 13 डी का पर्चा बनेगा। इतनी देर में मैंने देखा कि यार बाइक पे 3 लोग आते हैं।
और वो उनको जैसे ही रोकते हैं, यानी बाइक पूरी तरह ये रुकती भी नहीं है, स्लो होती है, और वो उसी उसमें कहते हैं कि हम प्रेस से हैं। यार वो उनसे कोई पूछता ही नहीं है, कहते हैं आप जाए। तो ये मुझे लगा कि यार, मैं कहा यार ये ठीक है यार, आया तो एक उसका तरह से भ्रम है प्रेस में हाँ, जाके। हमने कहा ये कॉलेज कार्ड होता तो आईडी कार्ड तो नहीं बनाता। मैंने कहा यार ये कॉलेज कार्ड या आईडी कार्ड किस फायदे का, असल तो प्रेस कार्ड होता है। तो वो एक इंस्पिरेशन ये हुई कि पाकिस्तान में रहते हुए यार के आपके पास ना एक कार्ड होना चाहिए प्रेस का, क्योंकि यहाँ चीज़ें तो मामूल के मुताबिक नहीं होती ना। हुँ। कोई सिफारिश हो जाएगी, कोई जल्दी आप किसी लाइन से हटकर आपकी बारी आ जाएगी, पुलिस कुछ नहीं। सबसे बड़ा मामला पुलिस का था कि पुलिस से जान छुड़ाने के लिए ये जो है बड़ा ज़बरदस्त हथियार है। तो एक ये वजह भी थी। बहरहाल खैर वो वक्त के साथ चूँकि एक सियासी पस मंज़र भी था, अच्छा, तो वो सारी चीज़ें जुड़ती चली गईं। तो फिर वो सियासत और सहाफ़त का एक चूली दामन का साथ होता है। तो बस फिर ये सारी फिर चीज़ें आपका पहला चैनल कौन-सा था जहाँ आपने काम शुरू किया अपना? अच्छा, मैंने वैसे काम का आगाज़ किया था एनएनआई से, न्यूज़ एजेंसी है। और उसके कुछ अरसे के बाद एक और चैनल था जो कि वो कहते हैं ना कि बाज़ फ़िल्में डब्बों में बंद रह जाती हैं, तो आईएमसी के नाम से था। ये उसका असल नाम नहीं था, लेकिन आईएमसी का नाम दे दिया था उन्होंने। और रेहान हसन साहब थे, जो रफ़ा यूनिवर्सिटी में आजकल होते हैं, ये उनका प्रोजेक्ट था। सही। और इसमें उन्होंने बहुत सारे लोग जमा किए और बहुत अच्छे-अच्छे लोग जमा किए। यानी आज उस चैनल में काम करने वाले, वो साल भर उसमें हमने काम किया, वो नहीं आ सका। यानी वहाँ बहुत ज़्यादा काम किया और वो बहुत अछूते आइडिया के साथ था। तो उस चैनल के लोग आज हमें जियो में भी मिलते हैं, आरवाई में भी मिलते हैं, समा में भी हैं और आज न्यूज़ में भी है, दुनिया में भी है, बहुत सारी जगहों पे। तो साल भर हम वहाँ काम करते रहे और फिर वो चैनल जो है ना नहीं आया, और उसके बाद अच्छा, जो है ना, लेकिन वो ये हुआ कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अच्छी ट्रेनिंग हो गई। ये 2005 की बात है। तो फिर 2006 में मैंने एआरवाई जॉइन किया। और एआरवाई की जॉइनिंग भी, जो आपने कहा ना कि पैराशूटर, तो मेरी तो बड़ी, यानी मैं लोगों को बताता भी हूँ और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरी एआरवाई में जॉइनिंग न किसी सिफारिश का नतीजा थी, न मुझे किसी ने सही। रिकमेंड किया था, न मेरा कोई वहाँ दोस्त था। ये मैं अपने तौर पर ये सोच कर गया था कि मुझे जाना ज़रूर चाहिए, बाकी वो रिजेक्ट कर दें या मुझे अपना लें, ये उनका फैसला होगा। तो आपने एयरवाई एज़ अ रिपोर्टर ही जॉइन किया था? जी, जी, एज़ एज़ अ रिपोर्टर जॉइन किया। तो एक सवाल है जो ज़हन में हम जैसे सहाफ़ियों के भी आता है, आप आपसे बहुत जूनियर हैं, तिफ़्ले मकतब हैं, इंसान तरक्की करता है। आपने रिपोर्टिंग के अलावा एंकरिंग की तरफ क्यों नहीं सोचा या अपना कोई प्रोग्राम क्यों नहीं सजाया चैनल के अंदर? कहीं से आपको अपॉर्च्युनिटी के हवाले से, क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ के अंदर एक मतलब एक संजीदगी का भी पहलू है, असर तफन्नुन भी, बहुत सी चीज़ें आप कहते हैं, मतलब एक तमाम एक पैकेज है जो एक एंकर को बनना चाहिए और मुझे नज़र आता है आपके अंदर। तो उसके लिए कोशिशें की हैं आपने कभी? अच्छा, सच्ची बात ये है कि मैंने भी कोई ऐसी ख़ास कोशिश नहीं की अच्छा, और लोगों की नज़रों में भी नहीं आया, तो या फिर शायद जो मयार है एंकर बनने का, उस पर हम वो पूरे क्या नहीं नहीं आ रहा कर था? रहे हैं। मुझे नहीं पता, कोई मयार होगा, सही, ख़ास मयार होगा तो वो शायद एंकर अच्छा बोलते सही, होंगे, उनको हालात सही, हाज़िरा आलमी और जो इलाक़ाई मामलात हैं उनका पता होगा, सियासत को ज़्यादा जानते होंगे। तो वो जो लोग जानते हैं तो उनका होता है। और दूसरी बात ये होती है कि एंकरिंग के मामलात आपको पता है कि ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें मेरिट पर हो रही होती हैं। पाकिस्तान में मेरिट पर तो वैसे ही कुछ नहीं है, सो मीडिया इंडस्ट्री का भी वही हाल है। तो बस जो जहाँ पर पुर्ज़ा फिट नहीं, गया लेकिन तो फ़ैज़ल साहब अगर चले एंकर नहीं, प्रोड्यूसर, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर बने, आप, क्योंकि मुझे नज़र मतलब ऑब्वियसली आपको कह रही कि आपने एक किताब लिखी दुर्र का कैदी, जो आपको अफ़गानिस्तान के अंदर जलालाबाद में जिस तरह से आपने एक कैद गुज़ारी, वो एक एक्सपीरियंस तो है ना आपके पास। तो आई आई गेस जो इस वक़्त मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं करंट अफेयर्स के, वो एक ही लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास मौज़ूआत का अंबार है, आप मिडल ईस्ट के बारे में चीज़ों को जानते हैं, आप जो हैं पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों को जानते हैं, तो आपके पास इतने आइडियाज़ हैं, अगर इसको आप कहीं पेश करें और फिर इस पे प्रोग्रामिंग हो तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल सकता है ये। तस्मीन भाई, मेरा ख़्याल है कि मैं जिन बहुत सारी चीज़ों पर काम करता रहा हूँ या अब भी उस पर लिखता बोलता हूँ, शायद वो मेन स्ट्रीम मीडिया उस हवाले से उस सांचे में फिट नहीं होता। तो वो जो सांचा है उसमें वो प्रोग्राम्स, वो बातें वो नहीं होती हैं, तो वो ये होता है कि एक तरफ की चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो यानी एक तरफ की चीज़ें होती हैं, वो उसी को चला रहे होते हैं, फिर उनके तज्ज़ियाकार हैं, लगे बंदे हैं। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अलग से मौज़ू है कि मैं इन्हीं सारे मामलात पर, ये इससे मिलती-जुलती चीज़ों पर बीबीसी पे भी तबसरे कर रहा होता हूँ, वो भी मेरे इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी होता है। और जो टीआरटी है उसके ऊपर दीगर, यानी इंडियन मीडिया, यहाँ तक कि जो बांग्लादेशी मीडिया है उसको वहाँ उन सब जगहों पर जो है ना नुमाइंदगी रही है। लेकिन अब वो यहाँ के उसमें शायद हम फिट नहीं हो रहे होते हैं, तो सही। ये अच्छा, लेकिन आप अपने आप को किसी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन, इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के साथ भी जोड़ना नहीं चाहते आप आगे कभी?
कोई अल जज़ीरा है, जैसे आपके कतर के अंदर है बहुत से, सऊदी अरेबिया के हैं, यूएई के अंदर खलीज टाइम्स है, तो इससे मुंसलिक नहीं आप होना चाहते क्या? अच्छा नहीं, मैंने इस हवाले से कोई कोशिश भी नहीं ओके। की। और इन सब जगहों पर भी सच्ची बात ये है कि देखिए हर जगह मैंने आपको ना मेरिट का कोई एक निज़ाम नहीं होता। ये एक लॉबिंग का सिलसिला होता है कि कोई किसको कहाँ पर आप किसी से अच्छी दोस्ती आ रही है तो वो आपको कहीं न कहीं उन जगहों पर भी अकोमोडेट कराता है, चाहे वो आलमी नशरियाती इदारे हों या फिर मकामी सतह पर कुछ हो। तो वो आप कह लें कि इन सारे मामलात में मैं मुझे आप डफ़र कह लें या सुस्त कह लें या कुछ भी कह लें, तो मैंने कोई इस हवाले से ना कोशिश की, ना किसी और को मतलब वो लगा कि यार अगर वो नहीं कर रहे तो उसको आगे आना चाहिए। बस इसीलिए जो कर रहे हैं चलें, ठीक है। बेहतर है, लेकिन आप खुश हैं, जो आप हाँ, कर मैं रहे हैं, मुतमईन हूँ, ठीक। मुतमईन हैं आप, ठीक है, यही सबसे बड़ी क़नाअत पसंदी होनी चाहिए। ठीक है, चलें, ये सहाफ़त की ओर से फैज़ुल्लाह भाई गुफ्तगू थी। फैज़ुल्लाह साहब, एक तासुर आपके हवाले से ये भी है कि आप जमात इस्लामी के बहुत करीब हैं, ऐसी हकीकत है क्या? यार मैं स्टूडेंट लाइफ में इस्लामी जमीयत तलबा में रहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उसका का पार्ट रहा। और यानी अब मैं कोई जमात इस्लामी का कोई तंजीमी वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुनाफ़िक़त का भी कोई शौक़ और वो मुझे वो नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं, नहीं मेरा कोई फ़िक्री तौर पर बिल्कुल मैं सैयद मौदूदी है जमात इस्लामी की बहुत सारी पॉलिसीज़ से इत्तेफ़ाक रखता हूँ, ठीक है? तो एक फ़िक्री हम-आहंगी है। अच्छा ये इसमें कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं है। मेरा ख़्याल है कमोबेश तकरीबन सहाफ़ी जो है ना अपने एक नज़रियाती और सियासी पस मंज़र रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको बयान कर देते हैं, ज़्यादातर इसको छुपा के रखते हैं, लेकिन उनकी निजी महफ़िल में बैठे तो उसमें वो ज़िक्र कर रहे होते हैं। तो आपके हम कराची की हद तक बात करें बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर देख लें, कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जो एक सियासी पस मंज़र के बावजूद सहाफ़त भी जी, कर रहे हैं बिल्कुल है, और वो उनकी वाबस्तगी है, बल्कि अब तो बहुत सारे लोग कोई ओपन है, आप छुपाता तो है, बहुत कोई नहीं ओपन है। छुपाता है। तो इसमें एक और चीज़ भी है, जब हम सोशल मीडिया पे कोई बात लिखते हैं ना तो फ़ौरन बाज़ लोग आते हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, फिर हम उनको समझाते हैं भाई मैं सहाफ़ी के अलावा भी इंसान, ठीक है? मैं सोशल मीडिया पे कोई सहाफ़त नहीं कर रहा, वहाँ सोशल लेकिन मीडिया आप जो एक नाक़िद है मुबश्शिर ज़रीन, उन्होंने आप पे तो तनक़ीद की, उन्होंने एक बात समझाई जो आपकी बात से मिल रही है बाय द वे। मुबश्शिर ज़रीन साहब ये फरमाते हैं कि सहाफ़ी का बुनियादी काम रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है? लेकिन वो एक इंसान भी तो है, तो उसकी एडिटोरियल जजमेंट तो होती है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसकी एफ़िलिएशन, सिंपल है, बिल्कुल होता है। उसके मैनिफेस्टो समझ में अगर उसको आता है तो उसको वो शायद उसका साथ दे। देखिए जो सहाफ़त है ना ये बहुत दुरुस्त बात और है। अच्छी बात है, आप और मुबश्शिर ज़ैदी एक पेज पे हैं, ऐसा बात नहीं, हम कई बातों पर एक पेज पे हैं और थे, अच्छा। अब नहीं है। तो देखिए होता ये है कि हम जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ना, आप मेरी रिपोर्टिंग उठाएँ, सो मैं अपने चैनल उस पे कर रहा हूँ। रिपोर्टर का काम चीज़ रिपोर्ट करना होता है। हम वो रिपोर्ट करते हुए अगर कोई बददियानती कर रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए, ये एक बात। अगर हम कोई सूरत-ए-हाल पे तज्ज़िया कर रहे हैं, तो तज्ज़िया तो रिपोर्ट से हटकर होता है, उसमें मेरी अपनी राय भी शामिल होती है, कुछ अमालात को देखते हैं, उससे इत्तेफ़ाक और इख्तिलाफ़ हो सकता है। लेकिन ये है कि सहाफ़ी कोई मुक़द्दस गाय नहीं, 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 इसने कैसे बात कर दी भाई? सहाफ़ी की एक राय है, सोशल मीडिया पर वो उस राय का इज़हार कर रहा है और उसमें वो ये नहीं कह रहा कि ये मैं सहाफ़ी बन के बात कर रहा हूँ। सहाफ़ी बनकर तो जो आप चीज़ें दे रहे होते हैं, वो अलग होती हैं। बाकी आपकी एक सियासी राय हो सकती है, आपकी एक मज़हबी राय हो सकती है, आपकी एक कौमी राय हो सकती है। आप किसी चीज़ से इख्तिलाफ़ कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, कोई पसंद होता है, कोई नापसंद होता है। तो कभी आप कोई गाना शेयर कर रहे होते हैं, कभी आप कोई तिलावत शेयर कर रहे होते हैं, तो वो एक सोशल मीडिया का फ़ोरम ही ऐसा है, तो उसमें ऐसी बात होनी चाहिए। तो उसमें जो है ना इस वक़्त की जमात इस्लामी की जो मौजूदा क़यादत है, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, कैसे आपको शख्सियत लगती है उनकी? क्या वो सही समत में रहे हैं वो? जमात इस्लामी की जो मौजूदा क़यादत है ना, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने कुछ चीज़ें जो गुज़िश्ता क़यादत थी उससे मुख्तलिफ़ की हैं। यानी उन लोकल इश्यूज़ पर बात करना शुरू की है, जो जमात इस्लामी सही। पहले उस तरह से नहीं करती थी। यानी जमात इस्लामी का फ़ोकस होता था फ़िलिस्तीन, कश्मीर और आलमी दुनिया के जो मामलात हैं, उस पर वो बात करते थे। तो इन्होंने उस चीज़ को तब्दील किया जब ये कराची के अमीर थे, तो कोई 7-8 साल पहले उन्होंने हुँ। लोकल इश्यूज़ पर बात करना शुरू की, के इलेक्ट्रिक पर, बहरिया टाउन पर, यूनिवर्सिटी रोड पर, पानी पर, बिजली पर, नहीं, बात की एक्सप्रेस। या इसके पास इनके पास कोई सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों के लिए, आपको लगता है क्या? अच्छा ये तो बल्दियाती नौइयत के इंतज़ामी मसाइल है ना, सॉल्यूशन क्या है? एक आदमी बात करता है, उसके बाद लोगों का इख्तियार है कि अगर आप उसको वोट देते हैं, हाँ। तो वो किसी हद तक उसका सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन सिंध में सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। अगर कराची से बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी का वोट कराची में ही है ना, जो सिंध के दीगर शहर हैं वहाँ तो नहीं है। नहीं है। तो अगर वो कराची से एक बात है जमात इस्लामी क्लीन स्वीप करके पूरी की पूरी भी जीत जाती हुँ। है,
तो वो चूँकि सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, इख्तियार उनके पास है, कानून साज़ी वो कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से सूबे को चलाते हैं। तो उसमें एक ये बात तो कर सकते हैं जो इनका थोड़ा बहुत इख्तियार होगा, तो वो ये है कि सियासत इसी चीज़ का नाम है, वो इस चीज़ को नुमाया कर रहे हैं, इसके ज़रिए अपने लिए रास्ता निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पैटर्न जमात इस्लामी में एक तब्दील नज़र आता है कि बलूचिस्तान में भी वहाँ के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात हो रही है। तो ये लोकल इश्यूज़ को जमात इस्लामी ने इस तरफ शिफ्ट लिया है। तो ये इस लिहाज से तो ठीक है, लोग आगे आपसे फैसला भाई, ये जो कनेक्ट अभी महसूस पानी करते हैं। बहा है आपके गुलशन वाली साइड पे, यूनिवर्सिटी रोड पे जो पूरा डूब गया या कुछ हिस्से यूनिवर्सिटी रोड के डूबे हैं, मुझे नहीं मालूम वो किसकी यूनियन काउंसिल है, जमात की है, किसकी है वो? कुछ इल्म है? यूनियन कौंसिल जमात की हो या किसी और की हो, एक तो मामला ये है कि ये वही वाली बात है ना, फिर ये बल्दियाती निज़ाम में ये वाटर बोर्ड के मातहत वो नई चीज़ें। तो इसको तो ये यूनिवर्सिटी रोड का जो पानी बहने का मामला है ना 2011-12 से तो मैं इसको ऐसे ही देख सही है, सही है 2025 में हम बैठे। सही है। तो वो तो नहीं ठीक हो कर दे रहा, तो वो जब तक लाइनें ठीक नहीं होंगी, वो किसी की भी ज़िम्मेवारी हो, यानी जमात है अगर वो नहीं काम पर कर पा रही तो वो ज़िम्मेवार है क्योंकि आपने कहा था हम आएँगे, हम ये करेंगे। तो अगर आप उसको सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी आपके ऊपर ज़िम्मेवारी बनती है वो आपकी है। अभी मेयर साहब कह रहे थे कि यार ये जो रेड लाइन मंसूबा है मैं इस पे शर्मिंदा हूँ। भाई कहा ज़रिए कहा बड़ी बात है, उन्होंने ये एहतराम किया। अल्लाह का शुक्र है। नहीं है उनके हाथ में चीज़ें, वो जो प्लानिंग तो ये नहीं लगता ये आपकी शेल्फ हो जाएगा प्रोजेक्ट ये वाला? वो तो अपना टाइम जो है शायद जब ये शुरू हुआ था तो 3 साल का कहा था और अब तो मेरा ख़्याल है ये चौथे 5वें साल में अरे ज़िंदगी अजीरन हो गई है वहाँ की। तो वो हो गई है। वो प्लानिंग जब आपकी ठीक नहीं होती, आप सही। इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सके तो उसके नतीजे में मसाइल तो पैदा होंगे। बल्कि इसमें एक और बात भी है, वो चूँकि पीपल्स पार्टी ज़रा काम करने की आदी नहीं है, वो जो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया संभल नहीं रहा उनसे। सही है। तो देखिए अल्लाह करे कि नहीं फिर पंजाब में काम कैसे हो जाते हैं सारे? पंजाब में होते आ रहे हैं ना, यही एक फ़र्क, यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि काम आप कर रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे, इसमें ये हर्डल्स होंगी, हम इस तरह से करेंगे। पंजाब में थ्रू आउट काम होते चले आ रहे हैं। सही। यानी वहाँ पर एक ज़माने में मियाँ साहब वज़ीर आला थे और फिर पीपल्स पार्टी के भी वज़राए आला वहाँ पे रहे, तो एक तसलसल है वहाँ पर कामों। पंजाब के लोग हैं वो बहुत एतराज़ करते हैं कि वहाँ पर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन सिंध में तो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन आप जो तारीफ़ कर रहे हैं नून लीग की या बच्चात की, आपके साथ भी तो उन्होंने भलाई की है। परवेज़ रशीद साहब ने 2014 में आपकी रिहाई में जलालाबाद से उस वक़्त की हुकूमत पाकिस्तान ने कोई किरदार अदा किया था? बिल्कुल किरदार अदा किया था। नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और परवेज़ रशीद साहब ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किरदार अदा किया था। बहुत आगे बढ़ कर सही। यानी उन्होंने इसको उस पर लिया और उसमें तो ख़ैर बहुत सारे फिर लोग थे। हुकूमत ने अपने तौर पर यानी जो वो चीज़ें कर सकती थी वो की। सही। मुझे वहाँ वकील फ़राहम किया, वहाँ पर अफ़गान हुकूमत से राब्ता, सिफ़ारतकारी ख़ुतूत जो पाकिस्तान लेकिन फैज़ भाई जब आप थे होता है। तहखाने खाने में जलालाबाद में, माज़रत आपको मैं ख़ता कलामी कर रहा हूँ, लगता था आप निकल पाएँगे वहाँ से कभी? अच्छा ये तो लगता था, ज़ाहिर-सी बात है इंसान उम्मीद के ही सहारे जीता है। बस ये नहीं पता था कि कब तक निकलेंगे क्योंकि जब आप कैद में होते हैं तो आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो सिर्फ़ इस एक नुक्ते के गिर्द घूमती है कि मैं यहाँ से रिहा कैसे हूँ, सही। निकलूँगा कैसे ना? तो वो एक उम्मीद ही एक होती है कि नहीं आप निकलेंगे। तो वो उम्मीद तो थी लेकिन कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे इसके बारे में तो आपको कुछ लेकिन आपके बारे में मैंने पढ़ा आप कुछ टीडीपी के लोगों से इंटरव्यू करने के लिए गए थे। ये आपका खुद से फैसला था या हुकूमत की तरफ से आपको फैसिलिटेट किया जा रहा था? जो उस ज़माने में ग़ालिबन ये गुफ्तगू जारी थी कि हम इनके साथ सीज़-फायर करते हैं, जंगबंदी करते हैं। तो उस हवाले से आपकी कोई कोशिशें थीं? आपको हुकूमत की तरफ से कोई असाइनमेंट मिला था आपके चैनल के ज़रिए या कुछ और मामलात थे इसके पीछे? देखिए उस वक़्त जो है ना टीटीपी और हुकूमत के दरमियान एक कमेटियाँ बन गई थी और उनके मुज़ाकरात जी, शुरू हो जी। चुके थे और उस वक़्त तक शायद 1-2 उसके दौर हो भी चुके थे। तो वो हुआ ये था कि मुझसे टीटीपी के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने राब्ता किया था। उस वक़्त टीटीपी का तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान था और वो कई सहाफ़ियों से राब्ते में था सोशल मीडिया पर। तो स्काइप के ज़रिए हमारा राब्ता हुआ और उसने मुझे दावत दी कि यार ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हम इस हवाले से जो है ना इसकी कवरेज भी चाहते हैं और अपने लोगों के इंटरव्यूज़ और वो सारी सूरत हाल कि ये मामलात कहाँ तक पहुँचे क्योंकि मुज़ाकरात तो शुरू हो गए थे। हुँ। तो बस उसमें फिर ये था कि यानी उसने सारी इसकी तरतीब बनाई और फिर मैंने अपने ऑफ़िस में बताया यार भाई कि इस तरह से जो है ना इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा, कह रहे हैं। तो आपके असाइनमेंट डिटेल माँगे? तो अमाद यूसुफ साहब हमारे डायरेक्टर थे, अब भी हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे लिए सिक्योर रहेगा? तो मैंने उनसे कहा हाँ सेफ़ रहेगा, कोई इश्यू नहीं। नहीं ये तो एक सवाल यहाँ, तो आपको इस चीज़ की गारंटी कैसे थी कि सेफ़ रहेगा ये? नहीं देखिए वो तो जब आप ऐसी किसी चीज़ में जा रहे होते हैं तो आप ख़तरात तो होते हैं ना। अब मैं उनको अगर ये कहता नहीं, नहीं इसमें तो बहुत नहीं तो ख़तरात हैं। आपको एक चीज़ क्यों ड्राइव कर रही थी कि आप वहाँ जाके इंटरव्यू करें उनका? आप
आप उनका इंटरव्यू आप अखबार में छाप देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करके उनसे आप पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं उनका? नहीं, हम तो चूँकि चैनल के लिए कर रहे थे तो या चैनल में एयर कर देते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप? देखिए वो सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि मैं कोई पहला सहाफ़ी था, ठीक है। सही है? उसके आप हामिद बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? लो यार देखें सहाफ़ी का काम तो है ना ख़बर और बड़ी ख़बर, ताकि मेरी स्टोरी आए, मैं उसके ज़रिए नुमायाँ हूँ। अब ये तो मैंने नहीं सोचा था ना कि कुछ का कुछ हो जाएगा। सही। तो मैक्सिमम यही था कि जाकर जब इस सूरत-ए-हाल में हम जाके कुछ इंटरव्यूज़, कुछ चीज़ें करेंगे तो होगा। अच्छा, मैं इस हवाले से अफ़गानिस्तान और जी, जो कबायली इलाकों की सूरत-ए-हाल थी, उसकी रिपोर्टिंग उससे पहले से करता आ जी। रहा था। तो कई एक स्टोरीज़ पर मैं तब भी काम सही। कर चुका था। तो वो ये होता है कि एक है नॉर्मल स्टोरी, इस शहर में हो रही है, सब कर रहे हैं, सड़क खुद रही, पानी नहीं आ रहा, डेली ज़्यादा से ज़्यादा सही। कोई सियासी जलसे पर हो गया, तो आप किसी हटकर गैर मामूली खबर की तलाश में काम करते हैं ना, तो उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। यानी उसकी पानी बिजली की रिपोर्टिंग करते रहे, नॉर्मल है, ठीक है, सही है। लेकिन जब आप हटकर कुछ चीज़ें करेंगे, अगर आप सहाफ़त, तो फिर इसी चीज़ का नाम है, आप में ज़रूरत होनी चाहिए, आपको नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, ऐसी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जिस पे आम लोग नहीं जा रहे। यानी हज़ारों रिपोर्टर्स हैं, लेकिन किसी को क्या पड़ी है इतना मुश्किल काम करे। तो वो सब चीज़ें मिला-जुला करके एक एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी और उससे जो है ना मेरा भी तो नाम बनेगा। आपके साथ कराची से और कौन-कौन गया था? मैं अकेला था। अकेले गए थे? हाँ, मैं अकेला गया था यहाँ से और पेशावर गया था। पेशावर एयरपोर्ट पर जो टीटीपी के 2 लोग थे, उनके वो मुझे लेने आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ से रिसीव किया और फिर उनके ज़रिए जो वो सेफ़ वाली बात थी ना कि कैसे सेफ़ है। असल में मेरा तो ख़्याल 2 चीज़ें थी। एक तो जंगबंदी मेरा ख़्याल है सीज़फायर हो चुका था, अच्छा। तो हमले नहीं हो रहे थे। दूसरा ये था कि अब मैंने जो इंटरव्यूज़ करने थे, मेरे ज़हन में यही बात थी कि मुझे तो वज़ीरिस्तान या खैबर एजेंसी और अगज़ी एजेंसी में जाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने बिल्कुल जब वो खैबर की तरफ उनका रुख हुआ, तुरखम की तरफ, तो वहाँ उन्होंने बताया कि यार वो लोग तो उस तरफ है। अब ये फ़ैसला मेरा था कि नहीं, ये बात उन्होंने पहले आपको नहीं बताई थी। नहीं, पहले नहीं बताई। तो उन्होंने मतलब आपके पीठ पे खंजर घोंपा एक तरह से। मतलब वो उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचकर बताया कि ये सूरत-ए-हाल है। कनेक्टिविटी के भी इश्यूज़ थे, जो भी था। तो उन्होंने कहा अब वो वहाँ पर है, अब आप बताएँ, आपने जाना है तो। अब इतनी करीब लाकर मैंने वही सोचा यार अब जहाज़ में झूले के लिए तो नहीं आया था ना, मैंने पेशावर से कराची, कराची से मतलब पेशावर। आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। हाँ, तो फिर मैंने यहाँ फ़ैसला किया कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए और ये इंटरव्यूज़ हर हाल में मुझे करने चाहिए। लेकिन जो इत्तलात हमें मिली थी उस टाइम पे, जो आपके हवाले से था, आपने तो इस चीज़ को डिनाई किया था कि मैं अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहता था। आप तो ये कह रहे थे कि पासपोर्ट तो था ही नहीं, तो मैं अफ़गानिस्तान कैसे जाता? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था, फ़ैसला मेरा ही था। हाँ, ये ज़रूर था, मैंने उनसे कहा यार पासपोर्ट कागज़ कुछ भी नहीं है, वो तो वीज़ा, अच्छा ऐसा भी तो नहीं है कि बॉर्डर पर आपका वीज़ा लगेगा, वीज़ा लेना पड़ता है, उससे जी, ज़्यादा ऑब्वियस टाइम तो नहीं ऑब्वियस होता। हाँ। तो वो मेरा अपना ही फ़ैसला था कि नहीं यार, अब जो है ना, है तो मुश्किल, तो मैंने उनसे कहा कि कैसे? उन्होंने कहा यार हम तो यूँ ही जाते हैं और यूँ ही आते हैं। तो बस आप ये करेंगे जब आप हमारे साथ चलने लगें, तो अगर कोई रोकता है उस तरफ तो आपने ये कहना है कि मैं तुजार हूँ, ताजिर हूँ यानी, और मैं कंप्यूटर्स वगैरह खरीदने के लिए आया हूँ। तो वो बॉर्डर के उस तरफ एक मार्केट थी, तो वहाँ दोनों तरफ के लोग आते थे, खरीदारी वगैरह होती थी ना। तो बस मैंने कहा ठीक है ये कहकर, तो वो इत्तेफ़ाक ये हुआ कि ना मैं यहाँ से किसी ने रोका, ना वहाँ किसी ने रोका। तो दोनों तरफ से मामलात आसान हो गए, तो मैंने कहा ठीक है। नहीं, तो वहाँ से आपको रोका नहीं, तो फिर अरेस्ट कब हुए आप? अरेस्ट तो मैं वहाँ 4-5 दिन के बाद हुआ ना, अच्छा। जब मैं वो और इंटरव्यू हो गया था आपका? हाँ, एहसानुल्लाह एहसान का जो मरकज़ था टीटीपी का मीडिया सेंटर, मैं वहाँ पे 4 दिन रहा और वहाँ पर यानी मैंने इंटरव्यूज़ किए, एहसानुल्लाह एहसान का भी इंटरव्यू किया, उनके एक और कमांडर का किया। फिर मुझे मज़ीद जाना था आगे, यानी ये जो गिरफ़्तारी हुई, वो जो मुझे लगता है बाद में सारे डॉट्स कनेक्ट किए। बेसिकली आप सरहदी इलाकों में जब होते हैं तो एनडीएस का सुरूर रसूख तो था ना, तो उनको एक पता तो चल गया था कि कोई बंदा इनके पास एक और अलग से आया हुआ है। और फिर एक मेरा ख़्याल है कि आप उसको बेवकूफ़ी कह लें या कुछ भी कह लें, एहसानुल्लाह एहसान के इंटरव्यू हमने उसके कंपाउंड से निकल के बाहर किया था, ठीक। ओके। तो जब आप बाहर एक यानी था तो वो गाँव, तो लेकिन मतलब एहसानुल्लाह एहसान गधा था एक मेरे ख़्याल से, अ, कह सकते हैं उसको? पर ये आप कह सकते हैं। अच्छा। मतलब तो वो उसने जो वहाँ वो इंटरव्यू मैंने किया, यानी हमने बाहर किया, लेकिन मेरा ख़्याल है इससे पहले भी उनको पता चल गया था, इनके साथ भी ज़ाहिर-सी बात है नहीं, लेकिन ऐसे जब लोग ये तो सब थे कुछ ना। हो रहा था आपके साथ, आपको अफ़गानिस्तान ले जाने के लिए भी कहा गया, आपका कोई सेकंड थॉट नहीं आ रही थी यार, जैसे आप कि मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ? जैसे अब आप जाना चाह रहे थे कि यहाँ तक मैं आ गया हूँ, तो मुझे आगे भी जाना चाहिए, लेकिन खतरा कोई लाहक हो सकता है, आपको कुछ सोच आई थी दिमाग में आपके? मेरे ज़हन में ये था कि यार एक तो कोई ख़तरा नहीं होगा, ये लोग साथ हैं तो ये इनका एक सिलसिला है तो ये कर लेंगे। और अगर वहाँ पर यानी जब टीटीपी वहाँ बैठी हुई है तो ज़ाहिर-सी बात है एनडीएस के साथ उसके राब्ते तो थे।
तो ऐसी अगर कोई सूरत हाल होगी तो शायद ये लोग कुछ वो कर लेंगे, लेकिन इतना सोचा नहीं था। यानी सच्ची बात ये है कि इस पहलू की तरफ इतना जब आपको वहाँ ज़्यादा गिरफ्तारी आपकी की तो आपको पाकिस्तान के एजेंट के तौर पे आपको दिखाया गया। हाँ, फिर उन्होंने एजेंट बना दिया कि तशद्दुद आप भी किया साइड नहीं, तशद्दुद नहीं किया। किसी भी कहीं किसी मौके पे हाँ, तशद्दुद किसी नहीं हुआ। किस्म का नहीं किया, बल्कि मैं जब आया मैंने बताया तशद्दुद नहीं किया, तो मुझे एक दोस्त ने बोला यार बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। क्या कहता है यार, ये बताना था ना, उल्टा लटकाया मारा। मैंने कहा यार अब भाई बात ये है कि ठीक है, मैं जैसा कैसा हूँ कोशिश करता हूँ दयानतदारी के साथ चीज़ करूँ। ये मामला मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं बताता कि मुझे जो है ना, जब लापता उन्होंने रखा कोई 15-16 दिन, तो हर रोज़ रात में मुझे लटकाते थे, मुझे मारते थे, मुझे कहते थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, और मुझे मार-मार के मेरा हशर कर दिया, मुझे गालियाँ दी, सब कुछ किया। लेकिन आपका रिकॉर्ड मैंने तो कहा है, कोई इसकी जो है ना, आपका स्टेटमेंट तो है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ अच्छे जज्बात नहीं थे। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये बात तो उस वक़्त भी की थी, अब भी मैं कहता हूँ। तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी एक पूरा मतलब ब्रेन वॉशिंग है, थी ब्रेन वॉशिंग एक तरह ब्रेन वॉशिंग नहीं है। देखिए तस्मीम भाई, ये एक पूरा पस-ए-मंज़र है और ये एक अलहदा अलग-अलग मौज़ू है, हाँ, अलग-अलग अलहदा मौज़ू मौज़ू है है। कि क्या, क्यों, कैसे। कैसे? तो जलालाबाद की आप क़ैद में थे आप। हाँ, और जलालाबाद मैंने में आपका मैं जो इंटरव्यू देखा जुनैद अकरम साहब के साथ जो आपने पॉडकास्ट किया था, उसमें आपने बताया कैसे आपने वहाँ पे अपनी मतलब अपने दिन गुज़ारे। आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने यहाँ से क्या किरदार अदा किया। अच्छा, जब आप पाकिस्तान आ गए वो हमें पूरा एपिसोड मालूम है। यहाँ आके लोगों ने आपको वेलकम किया, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से कुछ सवालात आपसे हुए। समझ रहे मेरा हुँ, क्या हवाला है? देखिए वेलकम तो बिल्कुल किया, क्योंकि जब मुझे एक तो हुकूमत पाकिस्तान वैसे ही इन्वॉल्व हो चुकी थी। मुझे लेने के लिए भी कॉन्सुलेट से, यानी सिफारती जो एहलकार थे वो आए थे। फिर एक रात मैं कौंसल जनरल के दफ़्तर, और घर वो एक ही था, वहाँ पे रहा मैं जलालाबाद में ही। और फिर अगली सुबह मैं ये भी खबरें आई थी कि आपको ये भी कहा गया था कि इस कॉन्सुलेट में मज़ीद 2 महीने आपको गुज़ारने पड़ेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं ये तो या किसी और जेल में फिर हामिद करज़ई साहब की उस वक़्त की मुदाखलत हुई फिर हाई नहीं, हाई नहीं, लेवल्स नहीं, पे। रिहाई हो गई थी। हाँ, हामिद करज़ई साहब ने ही जो है ना वो उसको वो किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि 2 महीने रहने हैं और वक़्त गुज़ारना है, पता नहीं किसने बोला है। दूसरी बात ये है कि जब मैं वहाँ से निकला तो मैं पाकिस्तान के जो सिफारती एहलकार हैं उन्हीं के साथ आया। फिर यहाँ पर खैबर एजेंसी यानी जी। तुरखम में जब आमद हुई, तो वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद थे, और पॉलिटिकल एजेंट जो थे खैबर एजेंसी के, उस वक़्त वो कबायली इलाका था, तो वो बज़ात खुद मौजूद थे। तो वो उनको हिदायत थी कि उन्होंने जो है ना इस्तकबाल करना है, तो मैं उनके इस्तकबाल में था। ओके। बाकी ये है कि उसके बाद अगर जो आप कह रहे हैं कोई डीब्रीफिंग सवालात, ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ। और आपको मीडिया वालों ने भी कबूल किया आपके चैनल ने? बिल्कुल किया उन्होंने, तो साथ दिया आपको? सलमान इकबाल साहब ने इस मसले में ज़ाती दिलचस्पी ली, बल्कि न सिर्फ़ उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने। तो आप तो 1.5 साल रहे, 1 साल? नहीं, नहीं, 6 महीने रहे, ओके 6 महीने रहे। तो बहुत कुछ सीखा होगा आपने, ज़ाहिर बात है कैद में ज़िंदगी से, मतलब एक हम्बलनेस जो पहले भी होगी और मज़ीद आपके अंदर इनके सारी के पहलू आया, ये सारे मामलात हुए। मतलब कैद इंसान को क्या सिखाती है? क़ैद इंसान को ना बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, और बड़ी चीज़ें तो छोड़ दें, हम उन छोटी चीज़ों को सीख लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज रहती हैं। मसलन आप में शुक्रगुज़ारी और नेमत मयस्सर होने का जो एहसास है ना, उसके जज़्बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी मैं एक छोटी-सी बात कहूँगा, शायद ये लोग इसको बिल्कुल ही नॉर्मल लेते हैं। आप सिर्फ़ एक बात सोचें, आप वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है? आगे 10-15 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन में भी कौन लगा हुआ है? कातिल, डकैत, चोर, मुश्किलात है। अगवाकार। और आप उसको ये भी नहीं कह सकते यार मुझे ज़रा पहले जाने दो। आपके दर्द हो रहा है, आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, आप इंतज़ार करेंगे। और ये अज़ियत हर बार की है। यानी जब आप जाते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि एक इंतहाई गलीज़ किस्म के वॉशरूम के बाहर आपको, जब आप, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कैदी ज़्यादा थे और वॉशरूम्स कम होते थे, तो वो यही इंतज़ार करना पड़ता था। आप जो है ना खाना अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकते। आप जहाँ सो रहे हैं, कारपेट जो बिछा हुआ है उसके ऊपर सारा खाना वहीं खाते हैं, तो सब चिपचिपाहट है, तेल ही तेल है, उसी में सो रहे हैं। रात में जो बंदा ऊपर से नीचे उतर रहा है वो कभी आपकी गुर्दे पे टाँग रखेगा, कभी एक जहाँ आप थे जिस जगह पे, और कितने कैदी थे आपके साथ? वो बेसिकली 12 लोगों की गुंजाइश का वो कमरा था, बैरक थी, तो उसमें कोई 22 लोग रहते थे। तो दोस्ती यारियाँ हुई आपकी वहाँ पे लोगों से? जी, दोस्त। दोस्ती यारी हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, जेल में जब आप रहते हैं तो फिर आपकी शब दोस्तियाँ हो ही जाती हैं। तो वो उनके किसी साथ, लम्हे कमज़ोर पड़े आप? इंसान तो बहुत कमज़ोर चीज़ है ना, उसको तो पढ़ना ही होता है। तो जब मैं गिरफ़्तारी की पहली रात थी, जब वो एनडीएस के दफ़्तर में हमें सारी वो इन्वेस्टिगेशन चीज़ होने के बाद रात में कोई 9-10 बज रहे थे। जब वो अंदर उसमें बंद किया, वो छोटा-सा एक वो था, कमरा भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हाथ दोनों फैलाएँ तो दीवार को लग रहे हैं, और पैर भी जो है ना इस तरह से।
मतलब मुश्किल तंग जगह थी तो वो। वहाँ पर आकर मैं जब आया तो मैं रोया ना। मैंने कहा कि अच्छा मैं रोया इसलिए भी, एक तो मुश्किल सूरत-ए-हाल थी, फिर मैंने कहा यार ये जो जासूस वाला इल्ज़ाम है ना, ये तो बहुत खौफ़नाक है। आप मुझे नहीं, इतना तो मुझे अंदाज़ा था कि अगर आप जासूसी का इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाए तो फिर उसके बाद तो यार आप कहीं के नहीं रहते हैं। तो जासूसी की तो कम से कम सज़ा भी 20-25 साल बनती है। तो ये मुझे नहीं, लेकिन आप लान-तान नहीं कर रहे थे तालिबान को, क्या इन्होंने क्या किया मेरे साथ? देखिए, लान-तान तो ख़ैर अब क्या करना है, जो चीज़ मुक़द्दर होती है वो होकर रहती है। सारे फ़ैसले आपके अपने जब होते हैं तो फिर अपने फ़ैसलों पर तो नहीं पछताना अच्छा, चाहिए ना। लेकिन इस वक़्त चले ये बहुत एक फिर आपने किताब भी लिखी दुल्हन का कैदी, और उसमें भी ज़ाहिर बात है बहुत एक आपकी वो किताब बहुत उसको जो है वो बिकी भी, लोगों ने उसको पढ़ा भी और बहुत से हवालों से बहुत एक अच्छा काम आपने किया। सो उससे ज़ाहिर बात है ये आपका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के लिए, जो सीखना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की क्या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं वहाँ की, उसको समझने के लिए फैज़ुल्लाह साहब की किताब सब तमाम सहाफ़ियों को पढ़नी चाहिए। फैज़ल साहब, अब का जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो मसला है, जो वहाँ पे टीटीए की हुकूमत है, मुझे शायद लगता है आपकी तहरीर से आप उनकी हिमायती हैं एक तरह से। लेकिन सवाल ये भी तो है कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो वो क्यों नहीं रोक रहा है? अच्छा, वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, 2-3 चीज़ें इसमें मुख्तसरन इस पे बात कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि वो हकीकतन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम है ना। पाकिस्तान उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यानी आप आसान मिसाल समझ लें, अगर एक कराची में एक अफ़गान ताजिर रहता है, कारोबार करता है और उसको काबुल जाना है, तो अगर वो यहाँ सुबह निकलता है ना, तो वो दोपहर में या शाम में जो है ना अपने घर काबुल में होगा। तो आप देख लें कनेक्टिविटी कितनी है। क्वेटा से जो है ना कंदहार कितना फ़ासला है। अच्छा, ये है एक पहलू। दूसरा पहलू जो वहाँ पर है, टीटीपी क्यों इतनी ताकतवर है कि उसको वो रोक नहीं पा रहे? अच्छा, कहीं न कहीं तो उनकी मर्ज़ी भी शामिल रहती है ना। कुछ रोग एलिमेंट्स हैं ना टीटीए के अंदर, नहीं, मतलब नहीं, ऐसे अनासिर हैं कि जो उनको ऐसे सपोर्ट अनासर करते नहीं, कुछ लोग नहीं, वो टीटीए का पूरा फ़ैसला होता है ना। हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई टीटीए के अंदर से कोई एक कमांडर अपने तौर पे फ़ैसला कर रहे हैं। जो उनकी पुष्टपनाही है, ये जो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान है, उसका फ़ैसला है ये, ठीक है? वो इनके पीछे हैं। हाँ, उसमें देखें, अब अफ़गानिस्तान में जैसे अल-कायदा के भी कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन हुआ ये है कि उन्होंने बिल्कुल गैर मुसल्लह तकरीबन कर रखा है, और उनको बस वो ये उनका एक सिलसिला बना हुआ है कि वो कहते हैं कि जो लोग रह रहे हैं, आपका खाना-पीना, रिहाइश ये हमारे ज़िम्मे, करेंगे आप कुछ नहीं। आप बस सिर्फ़ बैठे रहें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, अपनी चीज़ें करें, तो आपको वो क्यों तंज़ी इतना सपोर्ट कर रही है? क्योंकि इनकी नज़रियाती हम आहंगी है इस वजह हाँ, से? वही वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, कि उसकी वजह ये है कि चूँकि अल-कायदा का एक पस-ए-मंज़र रहा है, वो उस जंग में भी उनका पार्ट रही है। तो अब उन्होंने उनके लिए ये फ़ैसला किया कि आप रहें यहाँ पर। अगर आप वैसे तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अगर गैर मुल्की हैं भी, तो कहते हैं ठीक है आप यहाँ पे रहें, बल्कि पाकिस्तानी भी हैं, तो आप यहाँ रहें, खाना-पीना अपना करें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, अपनी इबादत करें। लेकिन यहाँ से आपको ना कोई प्लानिंग करने की इजाज़त है कि हमला करने की, ना कोई अपनी तंज़ीम बाकायदा खड़ी करके, कोई कहते हैं हमारी इमारत कायम हो गई तो उसके नतीजे में तो हम इजाज़त नहीं देंगे। टीटीपी का मामला ये है, जब अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ था 2001 में, तो अफ़गान तालिबान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरफ मूव हुए, तो उसमें एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो वज़ीरिस्तान आई। तो वज़ीरिस्तान में उनकी मेज़बानी इन्हीं लोगों ने की, टीटीपी के। इन्होंने उनको पनाहगाहों में रखा और इनके साथ हर तरह की हमकारी की, कुमक दी। और फिर उसके बाद जब ये अफ़गानिस्तान में टीटीए ने हमले करना शुरू किए, तो उनकी एक बहुत बड़ी फ़ोर्स इन इलाकों से मुहैया हुई, जो टीटीपी ने इनको फ़राहम की। कई खुदकुश हमलावर इनको दिए, कई लोग इनको दिए, तो वो ज़रूरत तो होती है, वसाइल की फ़राहमी में भी इनका साथ दिया। तो वो जंग एक तरह से, पूरी तरह से उन्होंने न सिर्फ़ वहाँ लड़ी, बल्कि यहाँ भी वो हमले करके पाकिस्तानी हुकूमत को दबाव के नीचे लाते रहे। अब हुआ ये कि वहाँ पर अमन कायम हो गया और हुकूमत तब्दील हो गई और इमारत इस्लामी की एक हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई। तो उसके बाद अब टीटीपी के साथ वो क्या मामला करे? टीटीपी इस वक़्त अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा ताकतवर ग्रुप है, जिसके बारे में कहा जाता है जो वहाँ उनकी जो लड़ाका फ़ोर्स है, वो लोग जो हथियार उठाकर लड़ने वाले हैं, तरबियत याफ़्ता, उनकी तादाद कोई 6 से 7 हज़ार है। और इस तरह से उनकी फ़ैमिलीज़ को भी मिलाया जाए तो ये सिलसिला 40-50 हज़ार तक पहुँच जाता है, तो ये एक बड़ी तादाद है। अब हो ये रहा है कि जो आम अफ़गान जंगजू है, जो टीटीए का हिस्सा है, वो तो उनके साथ बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखता है, क्योंकि उसकी नज़र में एक तो इनके साथ ज़ुल्म हुआ है, और दूसरा ये उसी तरह से शरीयत के निफ़ाज़ की जंग लड़ रहे हैं जैसा कि हमने लड़ी। अब अफ़गान तालिबान अगर टीटीपी पर बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो उसका एक नतीजा ये निकल सकता है कि उनका एक बड़ा हिस्सा जाके दाइश के साथ मिल सकता है। दाइश इस वक़्त अफ़गानिस्तान में कई हमले कर चुकी है, पाकिस्तान में कर रही है, वो अफ़गान तालिबान को टारगेट कर रही है, उनके जो यहाँ हमदर्द मौजूद हैं, बड़े नाम हैं, उनके ऊपर भी उसने हमले किए।
क्योंकि माजी में टीटीपी से कई लोग जो थे, बल्कि बड़े उनके लोग भी जाकर दाइश का हिस्सा बने, बल्कि तो यहाँ मैं थोड़ी-सी कतल-कलामी करूँगा तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर जो फ़ितना ख़वारिज है इसका तो फिर इस तरह से तो ख़ात्मा नहीं हो सकता क्योंकि उनको तो बाकायदा एक सपोर्ट हासिल है। हाँ, नहीं, मैं इसी के ऊपर आगे भी हम बात कर रहे हैं। अब वो एक तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ टीटीपी है, जो उनके लिए उनके मुल्क में मसाइल पैदा कर सकती है। तो उसके बाद कई चीज़ें वो हैं, यानी जो ये पाकिस्तान की तरफ से सिफारती दबाव भी जो होता है, बहरहाल इसका भी कहीं न कहीं असर तो होता है। तो एक उनके नज़दीक एक ये उनका प्लान था कि इनको पाकिस्तान की क़यादत अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत की है वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ या पाकिस्तान के मफ़ाद के साथ जुड़ी हुई है, आप ये समझते हैं ये बात? अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत अपने मफ़ाद के साथ जुड़ी हुई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते थे कि अफ़गानिस्तान के लोगों ने जो है ज़ंजीरें तोड़ दी हैं ग़ुलामी की और यहाँ पे तासुर ये था एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि अब क्योंकि ऐसी हुकूमत आ गई है जो पाकिस्तान के मफ़ाद के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी, तो वो तो अब ऐसा नहीं असल है। में ये तासुर तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर था नहीं था, बुनियादी तौर पे ये तासुर आपके उन दानिशवरों ने पैदा किया, जो तवील अरसे तक यानी 2005-6 से लेके 2011, 12, 13 तक मीडिया पर आके बताते थे कि अफ़गान तालिबान अच्छे हैं, पाकिस्तानी तालिबान बुरे हैं। और उस ज़माने में हम जैसे लोग जब उनको कहते थे कि नहीं यार ये दोनों एक हैं, तो वो हमें शट अप कॉल भी मिलती थी कि ऐसे कैसे हो सकता नहीं, लेकिन जब आप ये कहते थे दोनों एक हैं, तो आप उनकी तारीफ़ में कहते थे ना? है। नहीं, मैं उनसे कहता था भाई ये दोनों एक हैं, अगर आप ये समझते हैं ना ये अलग है, इनके तो नज़रियात। इसका हल क्या था फ़िज़र साहब पाकिस्तान के लिए? हल क्या था फिर इसका? पाकिस्तान का एक मसला तो ये हो गया था ना कि वहाँ पर भारतीय असर और रसूम जिस तरह से पड़ गया ठीक है। था, और फिर वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है कि जो लेकिन अभी की खबर है 2-3 माह पुरानी कि अभी टीटीए के लोग मिले दिल्ली के अंदर या ग़ालिबन नहीं, नहीं, अभी मिले हैं 2 दिन पहले दोबारा फिर से मुलाकातें हो रही है। हिंदुस्तान के तो असर तो रसूख वो है। हिंदुस्तान से अपनी ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं, उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अफ़गान असल में जब इनकी हुकूमत आई थी तब तो अब हिंदुस्तान वहाँ से अपने सिफारती अमला बुला लिया था, लेकिन अब वो भी दोबारा इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। तो ये असल में अब इस मसले का हल क्या है? इसकी जी, मसला हल बताइए। मसले का हल ये है कि पाकिस्तान की जो पश्तून कौम परस्त जमातें हैं या उलमा है, यानी ये मसला, या अगर आप सियासी जमातें भी शामिल कर लें, इन लोगों को अगर फ्री हैंड दिया जाए, ये वहाँ जाकर कोई बात करें तो ये मसला हल हो सकता है। जहाँ तक बात है इसमें, जब इमरान खान के दौर में इनकी बातचीत वगैरह शुरू हुई थी, तो वो बड़ी हद तक एक नतीजे पर पहुँच गई थी। सही है। क्योंकि खुद अफ़गान तालिबान भी हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए टीटीपी को मुस्तकिल लेकर चलना कोई आसान मामला नहीं है ना। वो हमले होते हैं पाकिस्तान में, वो लोग करते हैं, फिर पाकिस्तान दबाव डालता है। अफ़गान मुहाजिरीन भी देखें वापस जा रहे हैं, तो ये सारे उसी के नताइज हैं ना। तो हम अफ़गान महाजिरीन के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाए कि इज़्ज़त से बेचा जाए या ज़बरदस्ती बेचा जाए? क्या किया जाए उसके लिए? देखिए उनके मुल्क क्योंकि में पॉलिसी जो चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान के मुल्क में अब अमन कायम हो चुका है, एक हुकूमत हो चुकी है, 40 साल का एक अरसा गुजर चुका है। तो वो अब उनको जाना चाहिए वापस। हाँ, बस जाने का जो रास्ता है वो बाइज़्ज़त हो, ताकि नफ़रतों के साथ ना जाए। क्योंकि होता ये है कि कुछ ऐसे इक़दामात फिर उठाए जाते हैं, यानी यहाँ पुलिस एहलकार नीचे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उससे चीज़ें ख़राब ही कि वो नहीं होनी चाहिए, बस बाकी तो चलिए अफ़गानिस्तान का है, हमारे पास 10-15 मिनट रहते हैं। एक थोड़ा-सा मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा शाम के हवाले से। आपके बहुत पसंदीदा हैं अहमद जिलानी साहब और इस वक्त की खबर ये है मिडल ईस्ट आई ने इसको रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन रिपब्लिकन ने उनसे मुलाकात की है और इत्तला के मुताबिक उनसे जो गुफ्तगू उनकी हुई है वो अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए वो इसराइल को कबूल करने जा रहे हैं। आप तो कह रहे थे जिलानी की हुकूमत से बहुत फ़ायदा होगा शाम को, वो इसराइल को कबूल करने जा रहे हैं बकौल अमेरिकन रिपब्लिकन के, ये क्या है फिर? देखिए, जो शाम का मामला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे उस बारे में ख़यालात हैं, नज़रियात हैं। मेरी नज़र में सबसे अहम तरीन बात यह है कि जोलानी ने बशारुल असद के निज़ाम से शामियों को निजात दिलाई। ये 60 साल की एक हुकूमत थी ना जबर की, अच्छा। उससे उनको निजात मिली, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अब वो वहाँ आने के बाद बहुत सारे मुआहदे भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, और ये इत्तलात भी आई थी। उसमें अहमद अश-शरा या अबू मोहम्मद जौलानी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सबसे पहले तो जो 1974 का मुआहदा हुआ था, उसकी पासदारी होनी चाहिए इसराइल की जानिब। जी, जी। और वो जो डिसएंगेजमेंट वाला हाँ, और वो सारी चीज़ें वो उनको वापस करें। और अब तो सूरत हाल वहाँ और ज़्यादा हो गई, जो द्रूज़ फ़िरक़ा है उसके साथ तो इसराइल ने हिमायत कर दी इसराइल है। ने उसकी हिमायत कर दी है। देखिए, जल्द या बदेर ये सूरत हाल कशीदगी की तरफ जाएगी, क्योंकि मसला तो हल नहीं हुआ ना। जो फ़िलिस्तीन का क़ज़िया है वो अपनी जगह मौजूद है, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड, बेशक, ये सब बेशक, कनेक्टेड है। बेशक। तो वो इनके बारे में कहता है कि ये भेड़ के
भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। तो इतना तो वो भी उनको बहुत अच्छी तरह से इसराइली भी जानते हैं कि इनको किस हद तक, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उसके नतीजे में ये कि हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हुई। यानी शाम से उसका पूरा जो ईरान का एक पूरा, आप कह लें कि एक असासा था, एक वहाँ पर चीज़ें मौजूद थीं, वो कमज़ोर हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन हम जब शामी अवाम से बात करें ना, हम एक मौक़िफ़ वो है जो हम यहाँ से बैठकर बात कर रहे हैं, और हमारी नज़र में जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, उसके लिए बेहतर है कि आप शामी अवाम से भी जाकर उसके बारे में पूछें ना, तो वो हिज़्बुल्लाह के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। ये अक्सरियत जो शाम के अवाम है, वो उसके बारे में वो पॉज़िटिव वो नहीं रखते। बावजूद इसके कि हिज़्बुल्लाह इसराइल के ख़िलाफ़ भी लड़ती है और उसने एक बड़ी कुर्बानी भी दी, उसका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया ना। लीडरशिप उसकी मारी ईरान गई। के अंदर तो है। यानी बहुत एक उसने वो फ़ेस किया और उसने कुर्बानी दी है। यानी अगर कोई आदमी ये बात करता है, ये एक बहुत हमारे जो सुन्नी एलिमेंट है इसके साथ बात की जाती है, ईरान कुछ नहीं मिला हुआ है, वो हिज़्बुल्लाह भी मिली हुई है, ये जो है ना बुलशिट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात नहीं करनी चाहिए। ये बात है ना, देखें, ये हमारा वो फ़िरक़ा वाराना ताज्जुब होता है जो कि सही बात सही, को भी मैं मानने से मुत्तफ़िक़ इनकार हूँ करता आपसे, है। मुत्तफ़िक़ इस बात। तो ईरान की जहाँ तक इसी के तसलसल में बात है कि फ़िलिस्तीन के हवाले से उसका मौक़िफ़, ये चीज़ें कई इस्लामी ममालिक से बहुत बेहतर है। यानी वो हमास की लीडरशिप को बुलाता भी है, वो उसमें अच्छा, अगवा लेकिन ठीक है, है। ये आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है और इससे हो सकता है हमारे नाज़रीन के अंदर जितने लोग हैं जो फ़िरक़ा वाराना सोच के हामी लोग हैं, वो इस चीज़ को, इसका तदारुक होगा, इससे इस सोच का तदारुक होगा कि हमें अपने एनालिसिस को बिल्कुल बैलेंस होके करना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह ने शहादतें भी दी हैं। अब जैसे मेरा एक एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है, हिज़्बुल्लाह ने बहुत से काम ऐसे किए हैं कि जिससे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत मज़बूत हुई है और एक तरह से उन्होंने इसराइल को जो है बहुत कुछ 2006 की जो इनकी जो जंग थी वो सबको याद होगी। वो है, देखें, ये है यमनी हूसी जो है, जी। अभी तक मज़ामत कर रहा है, उनके ऊपर अमेरिका हमले कर रहा है। अब मैं उठकर बोलूँ नहीं, नहीं कुछ नहीं, तो वो जो हमारे इस्लामी ममालिक है उन्होंने क्या अच्छा, किया? लेकिन कुछ भी नहीं इसमें किया। अहमद अहमद जुलानी के बारे में या अहमद जुलानी के हवाले से ये सवाल उठता है, जैसे डेमोक्रेसी की वहाँ बात हो रही है, जमहूरियत की बात हो, आप कह रहे हैं कि वहाँ के शामी जो लोग हैं बहुत खुश हैं। ये खुद तो सीरियन नहीं है ना, शामी तो नहीं है, तो सऊदी अरब की इनकी विलादत है। और अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इनके हवाले से कि ये मौसूफ़ जो थे ये 2004 में 3 में इराक़ के अंदर ये अल-कायदा में थे ये, 2011 तक लड़ते रहे। फिर जब ये शाम में अपराइज़िंग शुरू हुई बशार अल-असद के ख़िलाफ़, तब इनको अमेरिका ने छोड़ दिया। फिर इन्होंने अपनी यहाँ पे अल-कायदा की अपनी कार्रवाइयाँ की। फिर 2017 में इन्होंने अल-नुसरा फ्रंट से अलग किया अपने आप को, हैयत तहरीर शाम बनाए, तो इनका तो माज़ी बहुत दागदार है। नहीं, ऐसा नहीं है तज़मीन भाई, यानी अगर कोई सऊदी अरब में पैदा हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो शामी नहीं है। ये तो और बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इनकी, जोलान से बुनियादी इनका ताल्लुक़ है ना, जो इसराइल के कब्ज़े में है, तो ये शामी। अब जो ये कहना कि पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, उनके वालिद साहब अरब कौम परस्त, मतलब यानी उस तहरीक में शामिल रहे, उनकी तो किताबें मौजूद हैं, उनके भाई सामने आ गए जो उस काबीना में शामिल है, वज़ीर है, तो एक पस मंज़र है भाई। एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है और उसके वालिद जो है उस तहरीक में शामिल रहे हैं। लेकिन फैज़ भाई तो वो बात मतलब आप भी ऐसे तो नहीं वो रखते। ठीक है बात, एक चीज़ जो उसकी बात है ना कि अमेरिका ने छोड़ा, ये और 2000, अमेरिका ने तो उनके हाँ, सर की कीमत भी लगाई हुई थी। वही सर की कीमत बहुत सारे लोगों की है, पाकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान में भी है। अब वो आप ये देखें कि अहमद अशरा जब वहाँ गया तो वो आप उसके इंटरव्यू जो उसमें वो बात करता है कि इराक़ जाने की बुनियादी वजह इंतिफ़ादा थी। जो 2001 में जो फ़िलिस्तीन में तहरीक शुरू हुई, वो उससे मुतासिर था। तो जब वो इराक़ में वहाँ आए तो उस वक़्त यानी ये वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद अहमद अशरा या अबू मोहम्मद जौलानी ने अल-कायदा में शमूलियत इख्तियार की। 2004-5 के करीब जो है वो गिरफ़्तारी होती है, उनका जो कैंप बोका था उसमें, और उसमें अबू बकर बगदादी भी वहीं पे मौजूद था। तो ये वहाँ पर 3-4 साल, 5 साल गुज़ारने के बाद 2009 या 10 में रिहाई होती है। और ये जो अरब बहार है, जो आप शाम के हालात कह रहे हैं, ये 2011 में जाके ख़राब हुए थे। ठीक है, वहाँ जो तहरीक शुरू हुई थी लेकिन पूरी यूरोप अरब। भी रही ना चीज़ें सर, 2011 में सोच नहीं, नहीं, ना। देखें, ये तो एक इस तरह बात हो गई कि ये आप उस जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको नज़रअंदाज करके आप समझ रहे हैं कि अकेले अबू मोहम्मद जौलानी ने सब तो कुछ। यानी अबू मोहम्मद जलानी का जो पहले की जो इनकी जिहादी सरगर्मियाँ थीं, वो आप उसको गलत समझते हैं, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को मॉडरेट किया, वो सही था फिर उनका पॉइंट? देखिए, मेरा सही या गलत समझना वो तो एक अलग पहलू है ना, मैं तो उस पे बात नहीं कर रहा, मैं तो उस आदमी की जर्नी पे बात कर कि वहाँ वहाँ इराक़ में गया और उसने उस अमरीकियों के ख़िलाफ़ उसने बोला यहाँ हमला किया, हम जंग करेंगे, फिर वो गिरफ़्तार होता है, फिर वो उसको अबू बकर बगदादी जो है शाम रवाना करता है, फिर वहाँ जबहतुन नुसरा बनाता है और फिर जबहतुन नुसरा से वही जो बाकी सारा सफ़र है आपने बताया।
तो ये उसका एक बैकग्राउंड है। और उसके वालिद भी जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि गुमनाम शख्सियत है, जाने पहचानी शख्सियत है, किताबें लिखी हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि वो अरब कौम परस्त तहरीक में एक दानिश्वर अरब कौम परस्त है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड ऑब्वियसली यू हैव सो मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। आपने जो कुछ फ़ायदे जो टेम्परेरी बेसिस पे मिले, वो आप तो ने गिनवाए। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो सुबकी जो बशर अल-असद की हुकूमत को गिराने से हुई है, वो तो मुस्लिम दुनिया को हुई है ना। ठीक है, वो बहुत बड़ा हो सकता है डिक्टेटर हो, उसके खिलाफ बहुत से जराइम की चीज़ें भी हों, हम वो उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल ने उठाया है। तो आप नहीं समझते कि ये तो एक हार है उम्मत मुस्लिमा की? नहीं, 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 ये कोई हार नहीं है। चूँकि ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको ईरान उसको जो है ना लेकर चलता है। ये बिल्कुल, अगर ये हार होती तो पूरी अरब दुनिया में इसको वेलकम नहीं किया जाता। तो वो तो बशार अल असद के हटने से यूँ समझ लें कि शाम जो था बिछड़ा हुआ भाई था अरबों का, जो दोबारा उनको जाकर मिल गया है। तो वो देखिए वो वहाँ पिछड़ा भाई ऐसा है कि अभी सऊदी अरब इनके कर्ज़ भी अता करवा रहा है। अच्छी बात है, भाई-भाई के कर्ज़े देगा ना, इसमें भी परेशानी की बात नहीं है। बाकी जो ये सारी चीज़ें ये रहेंगी, यानी अब अगर ये तवक्को रखना कि जो जोलानी है अभी जो बंदूक उठा के इसराइल के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी, अभी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा एक फ़ेज़ है। पहला मरहला इसका ये है कि कम से कम शामी आज़ाद हो गए, उनकी एक निज़ाम से जान छूट गई थी, बहुत बड़ी कामयाबी। बाकी की चीज़ों की हमें अच्छे की तवक्कुआत रखनी चाहिए। इन्हीं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी, 19-20 का फ़र्क आएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हमारे उसके मुताबिक हो, और कई एक ऐसे फ़ैसले, यानी अच्छा इसमें भी कोई शक नहीं कि अहमद अश-शरा जब इदलिब उन्होंने कंट्रोल में लिया, तो वहाँ उन्होंने कई यानी सुन्नी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई की ना, इवन कि अल-कायदा के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि ये खुद अल-कायदा से अलग हो गए थे और अल-कायदा का वहाँ बहुत से अलवियों को इन्होंने मारा है अभी, बहुत से अलवियों को इन्होंने मारा है। अलवी वो तो एक यानी इंटरनल जो एक बगावत के मामलात हुए थे, हाँ, वो हो रहे थे। ये चीज़ें तो हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अब ये तो अपने आप को नहीं नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप को कहते हैं, मैं जमहूरी लोग हैं, तो उनको आप एक अदालतों में ले जाएँ, लेकिन आपने तो पूरी ऐसी कार्रवाई कर दी, आपने तो मैसेकर किया। देखिए कोई इतना भी नहीं हुआ, 20, 22, 25 लोग उसमें मारे गए। 1400 का। चने 1400 का होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन अलवियों को भी ज़ाहिर-सी बात है, एक जब निज़ाम कायम हो गया था, देखिए जब इनकी हुकूमत कायम हुई थी ना, तो वो बेहतरीन मौका था इंतकाम लेने का। ये बात ज़हन में रहे कि इन्होंने उस वक़्त उन सारी चीज़ों को वो किया। तो वहाँ से जब कुछ होगा तो उसके जवाब में तो होगा अगेन। नहीं, लेकिन एक इश्तराकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए शाम के अंदर, तमाम फ़रीक़ैन मिल के आएँ। बननी चाहिए बिल्कुल। अलवी हों, उसके अंदर रूसीस भी हों, शाही भी हों, होनी चाहिए। जो भी है आप। यानी आपके कुर्द होने चाहिए, सबसे बड़ा हिस्सा तो यानी जी, जी, कुर्दों के पास है। तो ये अगर आप इनको शामिल नहीं करेंगे तो फिर देखिए क्या था, बशार अल असद की हुकूमत में यानी अलवी शाम का 14 या 15% है बमुश्किल मैक्सिमम। अब उन्होंने जो 60 साल एक हुकूमत बनाई रखी, तो वो ज़्यादती थी ना। तो अगर इनके पास इख्तियार आया है तो तमाम जितने फ़िरक़े वहाँ मौजूद हैं, जितने अक़लियतें हैं, उनको शामिल करना देखिए चाहिए। फैज़ भाई, आपने जो चीज़ों को देखा है, समझा है, जितनी तहरीकें उठी हैं, ख़ास तौर पे जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, वो बदतर हालात की तरफ गए हैं। तो मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद तो नज़र नहीं है, ख़ास तौर पे इसराइल के हवाले से, जो वहाँ पे वो एडवांसमेंट्स कर रहा है, अपनी पेशकदमियाँ कर रहा है जिस तरह से, तो मुझे तो लगता है कि ये मामला और ख़राब होंगे। और ये तो एक डिफेक्टो लीडर है, इलेक्शंस कब हो रहे हैं शाम के अंदर? वो तो ख़ैर कोई 4 साल का या 5 साल का वक़्त लिया है। देखिए यहूद ने क्या ये कुर्बानी 70 साल में हासिल कर ली। ये जो जल्दबाज़ी का हमारा फैक्टर है ना, बस अभी हो जाए, अभी नहीं होगा भाई। वो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है इसके लिए, बड़ी साज़िशें की हैं, बड़ी प्लानिंग की है, तो कहीं जाके 77 साल पहले इसराइल की रियासत कायम हुई है। और ये कामयाबी कम है कि महज़ 77 साल में उसके ऊपर इतने ज़्यादा सवालात लग चुके हैं। और जितने भी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग हैं, कम से कम वो उसको वो करते हैं। तो जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी का मामला है या शाम की तरफ से, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। और इसमें मैं पर्सनली ये बात समझता हूँ कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी उस वक़्त मुमकिन होगी जब इस्लामी दुनिया के तमाम दारुल ख़िलाफ़े आज़ाद हों। सही। यानी पहले इनकी आज़ादी हो जाए। जैसे पॉइंट। कहीं मुलूक हैं, कहीं आमिर हैं, कहीं उनकी जो है मनपसंद बहुत हुकूमत है। अच्छा आपने बात। तो जब तक ये आज़ाद नहीं होंगे ना, तो वो ये समझना कि यार फ़िलिस्ती, क्योंकि वो तो ज़ाहिर-सी बात है, फ़िलिस्तीनी तो कमज़ोर हैं, मजबूर हैं। उनकी अगर कहीं से कोई मदद हो भी रही है तो बड़ी महदूद सी मदद। ऐसा होने ये काम तो बेसिकली सलमान मुस्लिम हुक्मरानों, मुस्लिम अफ़वाज का है। तो वो जब तक अपनी ज़िम्मेवारी अदा नहीं करेंगे तो फ़िलिस्तीन की आज़ादी एक मुश्किल मरहला है बिल्कुल बहुत। वज़ह फरमा रहे हैं तो आप। वो उसके लिए मैं तो इस नतीजे पर अब और ज़्यादा भी पहुँच गया हूँ कि उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हम आज़ाद हो जाएँ। यहाँ पर ऐसी हुकूमतें हों सही। जो उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी करती ये तो बहुत कहीं जाके खूबसूरत बात की, हाँ, आखिरी 1-2 दकीक़ें रहती हैं फ़ज़लुल्लाह साहब, मुसलमानों की यकजहती के लिए कोई पैगाम? मुसलमानों के अगर आप इख्तिलाफ़ात के मामलात देखें ना, तो इनका मुश्तरकात ज़्यादा है, ठीक है?
इख्तिलाफ़ात हमेशा रहेंगे, तय हमने ये करना है कि उसकी शिद्दत कितनी रखनी है, ठीक है? तो उसकी शिद्दत को कम करें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके पास, आप पहले उनसे निपट लें। ये जो है ना लगा रहेगा, मैं कुछ यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूँ, जो इरशाद भट्टी साहब हैं, उन्होंने नया सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये तो चस्के लेने की चीज़ें आप जितना कर लें, इसमें मज़ा भी बहुत है, व्यूज़ भी बहुत है और तो आपके यूट्यूब चैनल पे ये सब चीज़ें नज़र आएँगी हमें कभी? नहीं हम इस पर तो ऐसे यार नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे बात करनी भी नहीं चाहिए और ये बड़ा महदूद सा सर्किल है, आप क्यों लोगों को इस पर लेकर जाते हैं? तो यहाँ मुश्तरकात बहुत ज़्यादा हैं, अगर उस पर लोग बात करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती, इख्तिलाफ़ात पे करनी है तो इतने इख्तिलाफ़ात हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये तय करना हमारा आपका काम। तो आज हमने गुफ्तगू की फैज़ुल्लाह खान साहब के साथ, हमारे सीनियर सहाफ़ी, बहुत कुछ हमने इनसे सीखा और बहुत से हवालों से आपका भी इनसे इत्तेफ़ाक भी होगा, इख्तिलाफ़ भी होगा। मुझे भी कई बातों से इख्तिलाफ़ भी है, कहीं इत्तेफ़ाक भी है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये है कि मुस्कुरा के जवाब दिया इन्होंने और हमारे मुश्किल सवालात पर इन्होंने एक अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह इनके साथ और भी गुफ्तगू फ़रमाएँगे किसी और सेशन में। अभी तशनगी है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से और धीरे-धीरे हम इनके साथ और कुछ मौज़ूआत पे आएँगे। तस्मीन जावेद का ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।